सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर जारी एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो बतौर लेखक प्रयाग शुक्ल जी को काफी गहराई से जानती हैं। वे प्रयाग शुक्ल जी के संपादक पक्ष पर अपनी बात रखेंगी। उनके संपादन में निकलने वाली दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं रंग प्रसंग और संगना से वे जुड़ी हुई रही हैं। मैं बात कर रहा हूं सुपरिचित संगीतकार सुनीरा कासलीवाल जी की। वे प्रयाग जी को लेकर उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को लेकर अपनी बात रखेंगी। सुनीरा जी सितार वादन में प्रवीण हैं, निष्णात हैं और हम में से कई इस बात को जानते हैं कि वाद्य यंत्रों पर उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय तक संगीत संकाय में अध्यापन कार्य करती रही हैं और जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा कि प्रयाग शुक्ल जी की पत्रिकाओं के लिए उन्होंने कई कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन किया है। ऐसे में वे स्वयं प्रयाग जी को किस तरह देखती हैं, जानती समझती हैं, इसे हम सुनेंगे। सुनीरा जी, सभी मित्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी। जी नमस्कार। और शुरुआत क्यों नहीं यहीं से की जाए कि आपकी रचनात्मक यात्रा में प्रयाग शुक्ल जी कहाँ मिलते हैं और उन सब के पीछे के क्या प्रसंग हैं। जी सुनीरा जी। जी, सबसे पहले तो अर्पण जी आपका और आपके जन सुलभ जो आपकी लाइब्रेरी है उसका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया है। मैं प्रयाग जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई देती हूँ, हालाँकि वो थोड़ा दिन आगे हो गया है, लेकिन बधाई तो इसलिए भी देती हूँ कि आपने उनके ऊपर इतना लंबा सीरीज़ एक जो किया है, इससे इससे कई बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रयाग जी बहुआयामी हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको और उनके उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि वो सबके कितने प्रिय हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बोलने के लिए किसी के ऊपर तैयार होता है, तो नेचुरली उसका कोई ना कोई अंतःसंबंध, आंतरिक संबंध उस व्यक्ति से होता है। तो प्रयाग जी के ऊपर इतने लोग बोल रहे हैं और उस इसके साथ-साथ सब लोग लगातार उनसे जो भी बोल रहा है उसको सुनने के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब दोनों ही बातों से ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि प्रयाग जी कितने जनप्रिय हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं और कितने अपने अपने कार्यकाल में, अपने रचना काल में उन्होंने कितने व्यक्तियों के मनों को जोड़ा है अपने साथ और उनके साथ जुड़े हैं। तो इन दोनों ही बातों के लिए प्रयाग जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और नमस्कार करती हूँ उनको कि वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा इस समय जो और लोग भी प्रयाग जी के इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं और मेरे को सुन रहे हैं, उनको भी मैं सब नमस्कार करती हूँ। कमल नयन मेरे बचपन के मित्र हैं, वो जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और अभी 2 ही व्यक्ति मुझे दिखाई दिए, प्रयाग जी और कमल जी।
तो मैं दोनों का स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जी। सुनीरा जी, ये वे प्रतिक्रियाएँ हैं जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। देखने जी। वालों की संख्या अधिक है, मगर जो अच्छा, जी। प्रतिक्रियाएँ यहाँ हैं वो हम आपको दिखाते हैं, तो फिर आप देखती हैं। जी। जी, ठीक है। अभी तो नेचुरली कुछ बोलूँगी तभी लोग प्रतिक्रिया करेंगे। जी। मैं संगीत के क्षेत्र की व्यक्ति हूँ और अभी तक जितने भी लोग बोले हैं शायद वो साहित्य के क्षेत्र से बोले होंगे या कि और दूसरी कलाओं के क्षेत्रों से जुड़े हुए वो लोग बोले होंगे। संगीतकारों पर अक्सर करके आरोपण ये दोषारोपण किया जाता है कि वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और दूसरी कलाओं के क्षेत्र से लोग जो होते हैं उनके साथ नहीं जुड़ते हैं। कुछ-कुछ ये सही भी है क्योंकि संगीत की दुनिया इतनी मतलब इतनी विराट है कि हम जब संगीत में चले जाते हैं तो इतने डूब जाते हैं कि फिर उसके बाद में और दूसरे कलाओं के संबंध में हम चर्चा करें या दूसरे कलाकारों से मिले ऐसा नहीं हो पाता और स्पेशली साहित्य वगैरह के लोगों से तो संगीतकार दूर ही रहते हैं क्योंकि संगीतकारों को इतना बोलना नहीं आता और अक्सर करके जो भी बात करनी होती है वो संगीत के थ्रू ही करते हैं तो इसलिए शब्दों का हमेशा ही वहाँ पर एक एक कमी महसूस होती रहती है। जी। समीक्षक लेकिन मंजरी सिन्हा जी बीच में आई थी, एक कड़ी जी, में अच्छा। मंजरी सिन्हा जी आई थी। हाँ जी, मंजरी जी आई थी और उन्होंने स्पेशली नृत्य पर बहुत कुछ लिखा है। विशेष तौर से अभी जितने भी उनके मैंने उनका कार्यक्रम सुना, देखा और जितने भी उन्होंने अपने प्रयाग जी के साथ जो भी कुछ लिखा है, उसको जो उन्होंने दिखाया, वो अधिकांश नृत्यांगनाओं पर नृत्य मतलब नृत्य कलाकारों पर ही जी। विशेष था। पर मैं संगीत की बात कर रही हूँ और संगीत में हमेशा ही शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं क्योंकि हम जो भी कुछ सुनते हैं या जो भी कुछ महसूस करते हैं वो कानों के थ्रू करते हैं और कुछ चाक्षुष भी नहीं होता और कुछ शब्द तो होते ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं सितार बजाती हूँ जैसा आपने पहले ही अर्पण जी ने अभी मेरे बारे में जो भी जानकारी दी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने 1985 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज लेक्चरर उस क्योंकि मेरी बचपन से ही लिखने पढ़ने में थोड़ी सी रुचि थी और लिखती पढ़ती मैं रहती थी इसलिए दिल्ली आने के बाद मैंने थोड़ा कुछ इधर उधर लिखना शुरू किया वहाँ बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं थी और बहुत वाइब्रेंट उस समय वहाँ का सिनेरियो था म्यूज़िक का सिनेरियो भी बहुत वाइब्रेंट था बहुत कार्यक्रम होते थे और उनकी समीक्षाएं और उनके बारे में अखबारों में कवरेज बहुत अच्छी होती थी आजकल की तरह नहीं कि जो भी अखबार हैं वो संगीत से एकदम रूठे हुए हैं मुंह फेरे हुए हैं ऐसा नहीं था पहले बहुत अच्छा कवरेज हुआ करता था हर कार्यक्रम की कवरेज हुआ करती थी मैं प्रयाग जी को तभी से जानती हूँ जब वे नवभारत टाइम्स के कला पेज के संपादक थे और मैं जनसत्ता में लिखा करती थी और उसके कला पेज के संपादक हुआ करते थे मंगलेश डबराल जी तो शायद हो सकता है कि वहीं से प्रयाग जी ने मेरा मेरा पढ़ना मेरा लिखना देखा हो और देखा होगा कि मैं कुछ कुछ लिख रही हूँ क्योंकि लगभग 1990 से 1995 तक मैंने लगातार जनसत्ता में लिखा और उसको पढ़ने वाले लोग जो थे वो काफ़ी हुआ करते थे और उस समय नवभारत टाइम्स में मुकेश जी लिखा करते थे मुकेश गर्ग और क्योंकि मुकेश गर्ग जी भी मॉडल टाउन की तरफ रहते थे और मैं भी यूनिवर्सिटी में रहती थी तो हम लगभग एक साथ ही कार्यक्रमों में जाया करते थे सुना करते थे और मैं जनसत्ता में उसकी समीक्षा लिखती थी और फिर उसके बाद में वो नवभारत टाइम्स में लिखा करते थे इसलिए मैंने उस समय नवभारत टाइम्स में कभी नहीं लिखा हाँ मैं दूर से प्रयाग जी को देखती थी जानती थी कि ये प्रयाग शुक्ल जी हैं और उस समय तो ये सब लोग जो हैं वो काफ़ी
महान मुझे लगा करते थे। मुझे लगता था कि नहीं, इनसे तो नमस्कार ही हो सकता है, बातचीत तो क्या हो सकती है। और धीरे-धीरे फिर मेरा जो लिखना है वो लोगों को पसंद आने लगा। एक लेख मैंने पंडित निखिल बैनर्जी के देहांत के 10 वर्ष के पश्चात लिखा था। मेरे ख़्याल से वो 96 की बात है, जिसका कि काफ़ी चर्चा हुआ। निखिल बैनर्जी की शैली और उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हुए मैंने ये लेख जनसत्ता में लिखा था, जिसके बाद में मेरे को काफ़ी लोग पहचानने लगे और समझने लगे कि हाँ, मैं कुछ गंभीर चिंतन करने वाली एक लेखिका हूँ। धीरे-धीरे मेरा रुझान फिर वाद्यों के तरफ ही हो गया, क्योंकि वाद्यों की बात करने वाले बहुत कम लोग ही थे। इसलिए मुझे लगने लगा कि वाद्यों पर चर्चा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और उसको फ़ोकस करके ही मैं अपना लिखना, लेखन और पठन करने लगी। 1995 के बाद मैंने वाद्यों पर काफ़ी कार्य किया और 97 से लेके 2000 तक मैंने एक पुस्तक तैयार की, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो रूपा एंड कंपनी ने छापी। उस पुस्तक के छपने के बाद संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए कि जिसमें कि हम वाद्यों का एग्जीबिशन करें और वाद्यों की एग्जीबिशन पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कि ये था कि वाद्यों का एग्जीबिशन भी होगा, लेकिन साथ में जो वाद्य निर्माता हैं उनको भी जोड़ा जाए और उन जो वाद्य निर्माता हैं वो अपने हाफ फिनिश्ड इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए और 1 सप्ताह के अंदर दर्शकों के सम्मुख वो इंस्ट्रूमेंट्स पूरे करें। इस प्रकार की एक प्रपोज़ल मैंने दी और वो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट पास हो गया। ये 2002 में मार्च करीब 1 महीने की ये एग्ज़िबिशन रवींद्र भवन में दिखाई गई और जिसमें कि 300 के करीब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्ज़िबिट हुए और उसके साथ ही करीब 21 इंस्ट्रूमेंट मेकर्स को जोड़ा गया, जिसमें कि 7-7 दिन के लिए वो लोग आते थे और अ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स दर्शकों के सामने पूरा करते थे। ये जो प्रदर्शनी हुई इस समय, प्रयाग जी, हम इस प्रदर्शनी के साथ बहुत जुड़े। वो वहाँ अक्सर आते थे और इंस्ट्रूमेंट्स को बनते हुए देखते थे और जब ये प्रदर्शनी पूरी हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि इस प्रदर्शनी की एक रिपोर्ट आप हमको लिख के दीजिए। उस समय प्रयाग जी रंग प्रसंग में थे और मुझे भी उसी समय पता चला कि रंग प्रसंग नाम की कोई पत्रिका है और वो अ, उसके संपादक हैं। मैंने उनके लिए वो रिपोर्ट तैयार की और फिर उसके बाद ये शुरुआत थी कि प्रयाग जी ने मेरे से लिखवाना शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने उनके लिए फिर लिखने लगी। ये जो लिखना था वो कुछ-कुछ कभी-कभी थोड़ा-सा व्यवधान भी उत्पन्न करता था, क्योंकि मैं उस समय पंडित उमाशंकर मिश्रा जी से सीख रही थी। काफ़ी गहन मेरा शिक्षण चल रहा था और मैं त्रिवेणी कला संगम में गुरुजी से सीखने के लिए जाती थी। तो और क्योंकि रंग प्रसंग का जो कार्यालय है वो भावलपुर हाउस में है, तो वहाँ पर बहुत पास में ही होता था, तो मैं भी चले जाती थी वहाँ पर लिखने के अपना जो भी लेखन होता था वो लेके चले जाती थी। धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा, प्रयाग जी ने, कि मेरा रुझान वाद्यों पर ही अधिक है, तो उन्होंने मुझे एक मेरे सामने प्रपोज़ल रखा कि आप वाद्यों पर लिख रही हैं, वाद्यों पर ही आप कार्य कर रही हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक वाद्य संसार करके एक स्थायी स्तंभ प्रारंभ किया जाए। तो मुझे उस समय लगा कि ठीक है, एक स्थायी स्तंभ शुरू हो जाएगा। मुझे उस समय ये पता नहीं था कि स्थायी स्तंभ शुरू करने के पीछे फिर मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेवारी आएगी। मुझे उसका एहसास नहीं हुआ
और मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, आप जैसा आप चाहें, पत्रिका आपकी है। लेकिन ये जैसे ही स्थायी स्तंभ वाद्य संसार करके शुरू हुआ, तो आप देखिए कि हर 3 महीने में वो पत्रिका निकलती थी और हर 3 महीने में मेरे को एक ना एक वाद्य के ऊपर विस्तृत लेख देने की आवश्यकता होती थी। तब मुझे समझ में आया कि किसी पत्रिका में नियमित रूप से लिखने की ज़िम्मेवारी क्या होती है। और कभी-कभी मुझे ये भी लगता था कि प्रयाग जी की कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी है कि वो इतने लोगों से लिखवाते हैं और ख़ैर बाकी क्षेत्रों में तो लोग अच्छे से लिखते होंगे, लेकिन संगीत के क्षेत्र में लिखने वाले बहुत कामचोर होते हैं। हम लोग कुछ लिखना नहीं चाहते थे, ये तो ज़बरदस्ती लिखने के लिए अ, सर पे आन पड़ी जैसी चीज़ हो गई कि वाद्य संसार में मुझे लिखना ही है। क्योंकि त्रिवेणी में हर दूसरे दिन जाती थी, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन जाती थी, तो मैं वहाँ पर अपना लेख लेके और प्रयाग जी के पास जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि प्रयाग जी कहते थे कि आपका लेख लेख जो है वो एक टाइप होके आ गया है, आप एक बार आके उसकी प्रूफ रीडिंग कर दें। प्रूफ रीडिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता था क्योंकि मेरे जो वाद्यों पर जो लेख होते थे वो बड़े टेक्निकल होते थे। अब जैसे तबली है या डांड है या खूंटी है या वादन की कोई टेक्निक है, इस पर यदि मान लीजिए इसको अगर प्रूफ रीडर देखेगा तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं स्वयं ही चले जाया करती थी। तो जैसे ही मेरी क्लास गुरु जी के पास से संपन्न होती थी, मैं फिर प्रयाग जी के पास आके 6 बजे के करीब बैठ जाती थी और फिर उसको प्रूफ रीड करके लेख और देके और जाया करती थी। जब मैं उनके पास प्रूफ रीडिंग के लिए जाती थी तो मैं देखती थी कि कोई ना कोई व्यक्ति प्रयाग जी के पास बैठे हुए हैं। बहुत बड़े-बड़े नाटककार, बहुत बड़े-बड़े शिल्पकार, बहुत ऊँचे साहित्यकार, बहुत सारे लोगों से मेरा वहाँ पर प्रयाग जी के ऑफ़िस में मिलना होता था। और धीरे-धीरे मैं और साहित्य की तो ख़ैर वहाँ चर्चा होती थी, तो साहित्य के संसार से भी धीरे-धीरे मैं जुड़ने लगी। उन्हीं दिनों कल्पना करके एक मैगज़ीन भी निकाली प्रयाग जी ने, जिसमें कि बनारस के ऊपर लिखने के लिए लोगों को उन्होंने जोड़ा था। और उसमें फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आप भी अपने, क्योंकि आप बनारस में पढ़ी हैं, तो आप अपने कुछ मेमोइर्स लिखिए। तो मैंने अपने बनारस में जो मेरे म्यूज़िक कॉलेज में गुज़ारे हुए दिन हैं, उनके ऊपर एक मेमोयर लिखा। तो एक लेख लिखा जिसमें कि मैंने अपने हॉस्टल में बिताए, अपनी जो संगीतकार सहपाठिनियाँ थीं, उनके साथ हम किस प्रकार से वहाँ हॉस्टल में एक संगीतमय वातावरण में रहते थे और किस प्रकार से अपने टीचर्स और सब गुरुओं के डाँट खा के आते थे और रोते थे और हँसते थे। ये सारी बातें मैंने उसमें बड़ी विस्तार से लिखी है। वो लेख भी प्रयाग जी को बहुत पसंद आया। धीरे-धीरे जब मैं वाद्यों पर लिखने लगी तो मुझे लगा कि अब हर 3 महीने में कोई नया वाद्य चाहिए जिस पर लिखा जाना हो। एक दिन ऐसे ही बातों-बातों में प्रयाग जी ने मेरे से कहा कि आप लोक वाद्यों के बारे में लिखिए। तो लोक वाद्य बहुत सुंदर-सुंदर हैं और उनके बारे में लिखिए। प्रयाग जी से आप सब लोग जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि प्रयाग जी का बोलना कितना धीरे, शांत लेकिन ठोस होता है। अगर आप उनसे कोई बात अगर वो आपसे कुछ बात कहते हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं, 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 हम लोग पे नहीं लिखते, हम तो शास्त्रीय संगीतकार हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो मैंने उनकी बात सुनी और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये बात भी सही है। और मैं क्योंकि राजस्थान के वाद्यों पर काम कर भी रही थी, तो मुझे मुझे भी लगा कि हाँ, लोक वाद्यों पर कुछ लिखना चाहिए। उसी समय करीब मैंने 95 से लेके 96 तक रेडियो के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, लोक वाद्य करके। उसके 26 एपिसोड्स बनाए थे। तो उन लोक वाद्यों की कुछ सामग्री मेरे पास पड़ी थी
और उस समय उस रेडियो की सीरीज़ के लिए जो कार्य किया था, उस समय जो नोट्स बनाए थे और लोगों से मुलाकात की थी, इंटरव्यू किए थे, वो भी सामग्री मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने धीरे-धीरे लोकवाद्यों पर भी काम करना शुरू किया। जो सबसे पहला मुझे याद है कि जो लोकवाद्य मैंने प्रयाग जी के लिए लिखा और जो रंग प्रसंग में छपा, वो शायद नगाड़ा था। और 2003 या 4 के आसपास वो छपा था। उसके बाद में मैंने नगाड़ा के ऊपर लिखा, फिर मैंने ढोलक के ऊपर लिखा, फिर मैंने मटका के ऊपर लिखा, फिर मैंने एकतारा के ऊपर लिखा, रावण हत्था के ऊपर लिखा, और ऐसे करके न जाने कितने लोक वाद्य मैंने रंग प्रसंग में समेट लिए। अब देखिए, जब हम मटका के ऊपर लिखते हैं तो मटके के ऊपर तो पूरा एक लेख नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने क्या किया कि जैसे मटका एक वाद्य की तरह से कहाँ पर एस्टेब्लिश है, लोक, और फिर लोक से लेके और शास्त्रीय तक उसकी जो यात्रा है उसके ऊपर मैंने लिखा कि जैसे मटका है, अगर कश्मीर में मटके को देखते हैं तो वहाँ उसको नूट कहते हैं। जब हम हरियाणा में आते हैं तो उसको मटका कहते हैं, उसको वहाँ मटकी भी कहते हैं। जो मटका वहाँ रागिनी संगीत में इस्तेमाल होता है। मटकी होता है जिसको कंकर से बजाया जाता है और वो भी रागिनी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाबू जी के माटे हैं जो राजस्थान में पाबू जी की कथा कहने वाले लोग राजस्थान में इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में एक मटका है जो कि पूरा के पूरा धातु का बना हुआ होता है और उसको वहाँ के लोक संगीत में गाया बजाया जाता है। इसी प्रकार से गोवा में 2 मटके एक साथ बजते हैं, उसको घूमट कहते हैं। बाबूजी के माटे भी 2 हैं, एक नीचे स्वर का है और एक ऊँचे स्वर का है, और ये मटके ऊपर से छाए हुए होते हैं, मतलब इनके ऊपर छावनी होती है, इसमें ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है, और मढ़ने का तरीका जो है वो ऐसा है जैसा कि संगीत रत्नाकर में मटके को मढ़ने की बात की गई है। तो ये सारी बातें जो हैं, इसके बाद में ये जो हम मटके को जब हम लेके और शास्त्रीय तक जाते हैं, तो हमको शास्त्रीय में कर्नाटक संगीत में घटम मिलता है, जो कि मिट्टी का तो बना है, लेकिन उसकी बनावट में छोटे-छोटे धातु के कण मिलाए जाते हैं ताकि उसके अंदर एक थोड़ी ऊँची स्वर की टन-टन आवाज़ निकले। और किस प्रकार से घटम बनाया जाता है, किस प्रकार से वो कौन-सी जगहों पर बनता है, ये सारी चर्चा मैंने मटका नामक अपने लेख में की। इसी प्रकार से एकतारा लेख को लेकर जब बातचीत की गई, जब एकतारा पर मैंने लेख लिखा, तो ना सिर्फ एकतारे के ऊपर बात हुई, बल्कि 2 तारे के ऊपर बात हुई, फिर गोपी जंतर के ऊपर बात हुई, जो कि बंगाल का एकतारा है, फिर तुनतुने के ऊपर बात की, जो कि महाराष्ट्र का एकतारा है, तुम्बी की बात की, जो कि पंजाब का एकतारा है। ये सारे एकतारे के अंदर जो लेख लिखा, उसके अंतर्गत इन सारे वाद्यों का विवरण दिया। तो वो जो चीज़ है, प्रयाग जी लिख रहे हैं कि उन दिनों की कितनी स्मृतियाँ आपके बोलने से फिर से जीवंत हो उठी हैं। आपने कोमल कोठारी जी पर भी लिखा है। जी हाँ, आपने ही मेरे को कहा, एक दिन फ़ोन पर बात हुई और आपने कहा कि कोमल जी चले गए। मैंने कहा कि कोमल जी तो मेरे गुरु थे और उनके जाने से मैं बहुत बहुत ही व्यथित हूँ। ये 2004 में कोमल जी की डेथ हुई थी और उन्होंने तब प्रयाग जी ने कहा, अरे! आपके वो गुरु थे? मैंने कहा, जी, मैंने उनके अंडर में 2 प्रोजेक्ट किए हैं राजस्थान के वाद्यों पर। तो प्रयाग जी ने कहा कि आप क्यों नहीं हमारे लिए लिखती हैं उनके लिए? तब मैं इतनी व्यथित थी और मुझे एक ओपनिंग मिली प्रयाग जी के कहने से कि हाँ, मैं अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की जो बातें हैं, जो प्रयाग जी के मैगज़ीन में छाप सकती हूँ। तब मैंने कोमल कोठारी जी पर एक बहुत विस्तृत लेख लिखा। मुझे अभी भी याद है कि मेरे हैंड रिटन शायद वो 40 पन्ने हुए थे और वो छप के शायद मेरे ख्याल से 15-16 पेजेज़ में आया था वो लेख। कोमलता की जितनी भी मेरे मन में जो भी यादें थी छोटी-छोटी,
और कोमलदा के जो व्यक्तित्व के बारे में जो भी कुछ मेरे मन में था और जो मुझे व्यथित कर रहा था, वो सब कुछ मैंने उस लेख में लिखा और फिर प्रयाग जी ने उसको छापा। प्रयाग जी की एक बहुत ही अच्छी बात है समीक्षक एक संपादक के रूप में, वो ये कि वो मेरे लेखों का संपादन ज़्यादा नहीं करते थे और वो संपादन यदि करते थे तो वो इस तरह करते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से उन्होंने सेंटेंस काटा और कहाँ पर फिर से जोड़ा। मतलब ये देखिए कि आप उस पूरे पैराग्राफ के आशय को वो बिल्कुल नहीं बदलते थे और अपनी संपादन भी कर लेते थे, क्योंकि उनको संपादन तो करना ही पड़ता होगा, क्योंकि नेचुरली स्पेस जितनी हो चाहिए उससे ज़्यादा स्पेस तो आप किसी को नहीं दे सकते। और ये शायद उनको नवभारत टाइम्स से ये उनको ट्रेनिंग मिली होगी, क्योंकि वहाँ तो एक छोटी-छोटी स्पेस के लिए भी बहुत मारा-मारी होती है। लेकिन यहाँ पर जो अ, पुस्तक रूप में छपती थी रंग प्रसंग, उसमें भी वो इतनी सुंदर तरीके से संपादन किया करते थे कि मैं कभी-कभी देखती थी कि मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ संपादन हुआ है मेरे लेखन में, लेकिन वो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर उन्होंने काटा। और अगर आप ओरिजिनल लेख ना पढ़ें तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से उन्होंने काटा और कहाँ जोड़ दिया। ऐसा के ऐसा शफ़ात भाई के इंटरव्यू के साथ भी हुआ। मैंने जो शफ़ात भाई का इंटरव्यू उनको दिया, उन्होंने पहले तो मुझे वो वापस कर दिया कि ये बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ेगा, इतना कार्य करने के लिए आप खुद इसे थोड़ा-सा और ठीक करें। फिर मैंने जब उसे ठीक करके उनको अपनी तरफ से ठीक करके दिया, तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर वो मुझे तो यही लगा कि वो एज़ इट इज़ उन्होंने छापा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर संपादन किया होगा। शफ़ात जी के इंटरव्यू के साथ मेरे एक दुखद याद भी जुड़ी हुई है। मेरे ख़्याल से ये वो 2005 की पत्रिका है जिसमें शफ़ात जी का इंटरव्यू है। और शफ़ात जी का इंटरव्यू जब मैंने छपने के लिए दिया था, उस समय वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जब जब ये छपने गया और फिर इसकी प्रूफ रीडिंग हुई और ये फाइनली छप के आया, जिस दिन छप के आया उसके 1 या 2 दिन पहले वो हमको छोड़ के चले गए। अचानक से वो बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज़्ड हुए और विदिन अ वीक उनका देहांत हो गया। जब वो छप के आई वो मैगज़ीन और प्रयाग जी से मेरी बात हुई, तब प्रयाग जी ने मेरे से कहा कि सुनीता जी लेख छप गया है, इंटरव्यू छप गया है। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू तो छप गया है प्रयाग जी, लेकिन शफ़ात भाई हमें छोड़ के चले गए। तो उस समय उन्होंने सारी की सारी कॉपीज़ उनके पास आ गई थी, उनके कार्यालय में पहुँच गई थी रंग प्रसंग की सारी कॉपीज़, उन सबको उन्होंने वापस प्रेस में भेजा और उसमें एक नोट लगाया कि छपते-छपते ये दुखद समाचार मिला है कि शफ़ात जी हमें सबको छोड़ के चले गए। ये आप अगर मान लीजिए वो पत्रिका निकालें रंग प्रसंग का वो वाला अंक निकालें, मेरे ख्याल वो 2006 का या तो 5 का है, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उसमें ये साथ-साथ इंटरव्यू के साथ ही ये चिपका हुआ है। और उसी समय प्रयाग जी ने एक कार्य और किया था कि एक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी और उस इंस्ट्रूमेंट के कलाकार के साथ इंटरव्यू, ये दोनों चीज़ें मैं लगातार देने लगी थी। तो तबला के ऊपर लेख भी है उस पत्रिका में और तबला के कलाकार शफ़ात अहमद खान साहब का इंटरव्यू भी है। इसी तरह से फिर बाद में बाँसुरी का लेख है और उसके साथ में पंडित रघुनाथ सेठ का इंटरव्यू है। भजन सोपरी जी का इंटरव्यू है और तो साथ में संतूर वाद्य भी है। इस तरह से भी निकालना शुरू किया। फिर एक दालचंद जी का इंटरव्यू है और मृदंग जो हमारा प्राचीन वाद्य है मृदंग,
पखावज और मृदंगम, इन तीनों को जोड़कर एक लेख है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने प्रयाग जी के लिए लिखी। और फिर प्रयाग जी ने शायद 2011 में संगना रंग प्रसंग को छोड़ा और फिर संगना ज्वाइन किया, संगीत नाटक एकेडमी की पत्रिका संगना ज्वाइन की। और तब उन्होंने फिर मुझसे संगना में लिखवाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर भी उन्होंने वो ही किया, वहाँ पर भी उन्होंने वाद्य संसार करके एक स्थायी स्तंभ शुरू किया और मैंने वहाँ पर बहुत सारे वाद्यों के ऊपर लिखा। ये इन इन वाद्यों के ऊपर लिखने के अलावा मैंने बहुत सारी पुस्तक समीक्षाएं, स्मृति लेख मिसेस मुटाटकर पर, शर्वरी जी पर, उस्ताद अली अकबर खान साहब पर, उस्ताद इसके अलावा और बहुत सारे कलाकारों पर स्मृति लेख लिखे हैं, उनकी स्मृतियों पर, उनके जाने के पश्चात बहुत विस्तार से स्मृति लेख मैंने लिखे हैं। मेरे गुरु जी पंडित उमाशंकर मिश्रा के देहांत के पश्चात 2011 में मैंने उनके ऊपर एक बहुत विस्तार से लेख लिखा था और उसमें एक लाइन कहीं अंदर थी कि पंडित जी ने पीलू राग छेड़ा तो सामने बैठे जो कलाकार हैं वो एक साथ वाह वाह कर उठे और उन्होंने कहा कि क्या फूल बरसाए हैं आपने स्वरों के। और प्रयाग जी ने यही शीर्षक दे दिया उस लेख का कि पंडित उमाशंकर मिश्रा जिनके सितार से स्वरों के फूल बरसते थे। तो आप ये देखिए कि वो मंजरी जी ने भी यही लिखा था, अपने वक्तव्य में ये कहा है कि हम तो लेख देते थे, जो हेडिंग है वो प्रयाग जी ही तय करते थे हमेशा। तो प्रयाग जी पहले लेख को आद्योपांत पढ़ते होंगे, तभी उसमें से अंदर से कोई एक लाइन निकाल के और वो उसका शीर्षक बनाते थे। तो जब मैंने ये देखा, गुरुजी का आलेख देखा, उसमें लिखा हुआ था कि जिनके सितार से स्वरों के फूल बिखरते थे, तब मुझे लगा कि कितना एप्ट, कितना बिल्कुल सितार, गुरुजी के सितार को एकदम शब्द देने वाला, शब्दशः उनके ऊपर सटीक बैठने वाला कैप्शन दिया गया है। क्योंकि मेरे गुरुजी के सितार पर हाथ इतना कोमल था कि सचमुच उनके उन ऐसा लगता था कि फूलों की पंखुड़ियां स्वरों के रूप में बिखर रही हैं। इस तरह से कोमलता से सितार मेरे गुरुजी बजाते थे। तो ये उनकी शब्द कोश कितना विशाल था, इसको भी दिखाते हैं कि प्रयाग जी के पास कितने सुंदर शब्द होते हैं किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए। और इसमें इसके अलावा ये भी मुझे कभी-कभी लगता था कि प्रयाग जी के कैप्शंस को देख के मुझे भी कभी-कभी अपने लेखों में अच्छे शब्दों का चयन करने में बहुत सहायता हुई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि हम संगीतकारों के पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए। और प्रयाग जी के कैप्शन से और प्रयाग जी के पास बैठने से, उनसे बातें करने से मुझे बहुत सारे नए शब्दों का भी पता चला। जैसे 2012 में पंडित रविशंकर जी के देहावसान के पश्चात प्रयाग जी ने मुझसे कहा कि आप हम इनके लिए स्मृति लेख लिखें। और वो मेरे लिए बहुत सुखद भी था, क्योंकि पंडित रविशंकर मेरे गुरु जी के गुरु यानी कि मैहर घराने के ही, और मेरे गुरु जी के गुरु रहे तो मेरे दादा गुरु, और मैं बचपन से पंडित रविशंकर के सितार को सुनती आई हूँ, तो मैंने उनका ये आग्रह स्वीकार किया। पर मुझे अचानक से बम्बई जाना पड़ा और मैंने प्रयाग जी से कहा कि मेरा लेख थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। कुछ आप लोग जानते ही हैं कि हर पत्रिका की अपनी टाइमलाइन होती है, समय की प्रतिबद्धता होती है, तो प्रयाग जी के भी कुछ न कुछ प्रतिबद्धता रही होगी। तो प्रयाग जी ने मेरे को बड़ी धीरे से कहा, सुनीता जी, आप ट्रेन में क्यों नहीं लिखती हुई जाती हैं?
मैं तो कहीं कहीं भी जाता हूँ तो ट्रेन में हमेशा अपना लेखन करता हूँ। तो मुझे उनका विचार जो है वो पहले तो थोड़ा-सा आश्चर्यजनक लगा कि पंडित रविशंकर जी जैसी हस्ती पर लेख लिखूँ और बिना किसी रेफ़रेंस के। ट्रेन में तो कैसे रेफ़रेंस आएगी, रेफ़रेंस मिलेगा। पर मैंने उनसे कहा कि मैं देखती हूँ कोशिश करके, मैंने आज तक कभी भी कोई लेख ट्रेन में नहीं लिखा। लेकिन उम, मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, विश्वास ही नहीं होता मुझे ये सोच के कि मैंने ही लिखा है वो लेख। और जाते समय मैंने अ, आधा लेख लिखा और ट्रेन में लौटते समय आधा लेख लिखा। सब वो क्या फर्स्ट क्लास में मैं थी और मेरे सामने टेबल थी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे को एक भी रेफ़रेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सारी बातें पंडित रविशंकर जी की सितार के संदर्भ में सारी बातें तो मेरे दिमाग में थी। तो मेरे को रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जहाँ कभी लगा कि इसमें कौन-सा ईयर होगा, ये होगा, उस जगह को मैंने छोड़ दिया। और जब मैं वापस लौट के दिल्ली आई तो मैंने एक दिन लाइब्रेरी में जाके वो सब डेट्स और सन और सब लिख लिए। तो और लिख के जब वो पूरी की पूरी एक मतलब एक कहना चाहिए एक कॉपी तैयार हो गई पंडित रविशंकर जी के लेख पर, तो मैंने जाके वो लेख जो है वो प्रयाग जी को दिया और मैंने प्रयाग जी से कहा कि आप महान हैं, और आपकी जो ये आपकी आपका जो ये आपने जो मुझे ये सूझ दी कि ट्रेन में लिखो, तो ये तो कमाल की आपने मुझे सूझ दी, क्योंकि ट्रेन में हमारे समय का कितना अच्छा सदुपयोग हुआ कि हमने इतना इतना लिखा। वरना हम ट्रेन में क्या करते हैं, या तो हम सोते हैं या कि हम इधर-उधर बैठे हुए लोगों से बातें करते हैं। तो वो लेख जो पंडित रविशंकर जी पर मैंने लिखा है, वो पंडित रविशंकर जी की स्मृति अंक संगना में उन्होंने पहले स्थान पर रखा। मेरे बाद बाकी सारे लेख हैं, बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोगों के लेख हैं, लेकिन मुझे मेरे लेख को उन्होंने सबसे पहला स्थान दिया। इसके लिए भी मैं प्रयाग जी आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे मैंने जैसे ही पत्रिका खोली और मैंने देखा कि मेरा लेख सबसे पहला है और उसके बाद काफ़ी मेरे से सीनियर लोगों के लेख हैं, तो मुझे अ, लगा कि आपने मेरे लेख को कितना ऊँचा स्थान दिया है, और मैं आज उसके इस बात के लिए मैं आपको आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसका कैप्शन आपने उसी मेरे लेख में से दिया, पंडित रविशंकर जिनका सितार कान से सुनते हुए कानों से सुनते हुए हृदय में उतर जाता है। ये मैंने अंदर कहीं लिखी हुई लाइन है कि पंडित रविशंकर जी का सितार ऐसा है, और वो उसको आपने उसका कैप्शन बनाया। तो ये बात भी मुझे याद रहेगी हमेशा। और अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं अपने लेखों को देख रही थी तो फिर से मेरे सामने वो लेख आया और मुझे सारी बातें फिर से याद आ गई कि किस तरह से आपने मेरे को ये सूझ दी कि ट्रेन में लिखो, और मैंने सचमुच में ट्रेन में एक लेख तैयार करा और वो छप भी गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं प्रयाग जी की। प्रयाग जी जब बहुत दिनों तक मेरा लेख नहीं पहुँचता था तो प्रयाग जी एक छोटी-सी चिट्ठी मेरे को लिख के भेजते थे, और क्योंकि मेरा एक विद्यार्थी उनके कार्यालय के पास ही कहीं कार्य करता था, तो उसके थ्रू वो चिट्ठी मेरे पास आ जाती थी। और चिट्ठी में ये लिखा होता था, सुनीला जी आपका लेख नहीं आया, आपके लेख के बगैर तो हमारी पत्रिका छप ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें वाद्य संसार स्थायी स्तंभ होता था और उसमें मेरा लेख जाता था। तो मुझे मैंने वो चिट्ठियाँ अभी तक सँभाल के रख रखी हैं प्रयाग जी आपकी, क्योंकि आपके इतने सुंदर अक्षर और उसमें इतनी सुंदर भाषा में ये चीज़ लिखी हुई। अब मुझे मालूम है कि ये कोई भी ये मान के मैं नहीं चलती थी कि मेरे लेख के बगैर आपकी पत्रिका नहीं छपेगी। लेकिन आप मेरी जैसी एक अदना लेखिका तो मैं नहीं कहूँगी, रिसर्चर कह दीजिए, एक शोध छात्रा को आप इतना सम्मान देते थे कि आप लिखते थे कि आपके लेख के बगैर हमारी पत्रिका छप ही नहीं सकती। तो मुझे
अभी भी इतनी हँसी आती है इस बात पर, और मैं कई लोगों से ये बात रिलेट कर चुकी हूँ कि प्रयाग जी का लोगों से लिखवाने का तरीका, अब ये देखिए कि हम भी अपने डिपार्टमेंट में एक मैगजीन क्या मतलब जर्नल चलाते हैं, जिसका नाम वागीश्वरी है, और उसकी मैं 3 साल तो चीफ एडिटर रही जब डीनशिप मेरी रही उन दिनों, और उसके पहले भी मैं संपादक मंडल में रही हूँ। मुझे मालूम है कि किसी से कुछ लिखवाना आसान काम नहीं है, और कितने उसको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं। पर प्रयाग जी ने कितने अच्छे तरीके से इतने इतनी सारगर्भित मैगजीन्स निकाली हैं, जर्नल्स निकाले हैं, पत्रिकाएं निकाली हैं, जिन पे जो कि संग्रहणीय हैं, जिनको कि संग्रह करके रखा जाए। एक आप थोड़ा सी देर भी पेज पलटते जाएंगे तो कई बार तो ऐसा होता था कि रंग प्रसंग मेरे हाथ में आया या संगना मेरे हाथ में आई, तो एक साथ सारे लेख पढ़ने का मन करता था, क्योंकि इतने अच्छे लेख उसके अंदर होते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को मानेंगे अगर आप लोगों ने संगना पढ़ी है। रंग प्रसंग भी बहुत अच्छी पत्रिका थी, लेकिन संगना को तो उन्होंने शुरुआत ही की थी। संगना को 2011 में उन्होंने शुरू किया था, और मंजरी जी के एपिसोड में ये सामने आ ही गया कि संगना का नाम संगना क्यों पड़ा। संगीत का स और ग लिया गया, और नाटक का ना लिया गया संगना, क्योंकि जो अंग्रेजी की मैगजीन है संगीत नाटक की एकेडमी की, वो उसका नाम भी संगीत नाटक ही है, तो इसलिए संगना नाम इसका रखा गया। संगना नामकरण के पहले प्रयाग जी ने मेरे से फ़ोन करके पूछा था कि आप कुछ नाम सजेस्ट करिए, तो मैंने हमारे जो संगीत की 22 श्रुतियाँ होती हैं, उनके नाम उनको बताए थे। तो उसमें रक्तिका, रंजनी, छंदोवती, ये से बहुत सारे नाम हैं जिसका कि मैंने ज़िक्र किया था। मैंने उनको रक्तिका का नाम भी सजेस्ट किया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि संगना नाम का चयन हो गया है। और ठीक भी है कि क्योंकि संगीत का स और ग और नाटक का ना आ गया उसमें, तो संगीत और नाटक दोनों ही इसके अंदर जुड़ गए। संगना मैगजीन की अभी तक मुझे याद है कि उस समय जब उद्घाटन समारोह में मुझे बुलाया था उन्होंने, बाकायदा इनवाइट किया था, और उसके बाद में एक छोटा-सा सेमिनार रखा था उन्होंने, जिसमें कि काफ़ी कुछ चर्चा हो रही थी, और ये ज़िक्र हो रहा था कि ख़याल जो है वो अमीर खुसरो ने बनाया है। तब मैंने ये बात खड़े होके कही थी कि अमीर खुसरो साहब का ख़याल से कोई संबंध नहीं है। ख़याल 18वीं शताब्दी में आया, और अमीर खुसरो जी तो 13वीं शताब्दी में ही दिवंगत हो गए थे। तब मैंने प्रयाग जी को ये कहा था कि प्रयाग जी क्यों नहीं आप एक सेमिनार करते हैं जिसमें कि अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन जो है उस पर चर्चा की जाए, ताकि ये बात सबके सामने आए कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। क्योंकि सितार भी उन्होंने बनाया, तबला भी उन्होंने बनाया, ख़याल भी उन्होंने बनाया। ये जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो थोड़ा-सा दुःख होता है, क्योंकि अब के जो शोधार्थी हैं, उन लोगों ने अभी तक जितने भी शोध हुए हैं, उनमें कहीं पर भी ये बात तय नहीं हो पा रही है कि अमीर खुसरो ने ख़याल, सितार और तबले का निर्माण किया। और जबकि ये सारी की सारी चीज़ें, ख़याल, सितार और तबला, ये सब 18वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स हमारे सामने आए। 1700 समथिंग 1739 जो मोहम्मद शाह रंगीले का ज़माना था, उस समय ये डेवलप हुई चीज़ें, और ये धीरे-धीरे डेवलप हुई, और इनमें पूरी तरह से भारतीयता है। इसमें कुछ ना कुछ पर्शियन गुण ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनमें अधिक जो बड़ा हिस्सा है वो भारतीय है, और ये भारतीय ज़मीन पर ही ये तीनों विधाएँ पैदा हुई हैं। तो ये बातें मैंने प्रयाग जी को बताई थी, और प्रयाग जी ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, इस तरह का कोई सेमिनार करेंगे। तो पर खैर वो नहीं हुआ। अभी मैं काफ़ी बोल चुकी हूँ अर्पण जी, कुछ
आप प्रश्न करें तो मैं और फिर उसके आगे कुछ बात करूँ? जी, मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं, मैं एक बात बताना तो भूल गई, क्योंकि मैंने अपना कैप्शन दिया है बहुआयामी व्यक्तित्व। हुँ, तो उस पर मैं ज़रा 2 मिनट बोलूँ, फिर उसके बाद आप जी, मेरे से और कोई प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दूँगी। प्रयाग जी को मैं एक बहुत बहुत समय तक मैं एक संपादक के रूप में ही जानती रही। लेकिन एक दिन जब मैं वहाँ गई तो प्रयाग जी ने अपनी एक कविताओं की पुस्तक मेरे हाथ में थमाई कि ये देखिए, मेरी कविताओं की पुस्तक है। और मैं देखती रह गई। मैंने कहा अच्छा आप कवि भी हैं? फिर उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी उस समय हरे रंग की थी। माटीज़ मेरे पास गाड़ी थी। तो पता नहीं कैसे उनको पता चला कि मेरी गाड़ी हरे रंग की है। तो वो कहने लगे, "अरे! मेरी एक कविता का शीर्षक है ये जो हरा है।" और आप यकीन मानिए अभी मैं जब भी कोई हरी चीज़ देखती हूँ तो मेरे को प्रयाग जी आपकी ये बात हमेशा याद आती है, आपकी वो कविता, ये जो हरा है। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मुझे पता चला कि आप एक क्यूरेटर भी हैं, आप पेंटिंग्स वगैरह की एग्ज़िबिशन करते हैं। और पिछले दिनों मुझे पता चला कि आप एक कलाकार भी हैं, आप पेंटिंग भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्या आपने कोई विधा छोड़ी अपने माध्यम बनाने से? मुझे लगता है कि कभी पता चलेगा कि आप एक संगीतकार भी हैं। तो आप बताइए कि आपने, क्योंकि जिस तरह से आपको संगीत की समझ है, जिस तरह से मैं देखती हूँ कि आपने अपने लेखों में मुझे ठीक किया है और मुझे इंस्पायर किया है कि आप इस तरह लिखिए, ये करिए, जिस तरह के कैप्शन आप बनाते रहे हैं, मुझे लगता है कि आप संगीत को भी बहुत गहरे रूप से पहचानते हैं। अ, आप मेरे कार्यक्रमों में भी आए हैं, मेरे लेक्चर पे भी आए हैं और आप वहाँ पूरे टाइम बैठे रहे हैं। तो ये जो आपका संगीत प्रेम है, इससे मुझे लगता है कि आप अगर मान लीजिए संगीत नहीं करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे सुनकार हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि अ, आप जिस तरह से संगीत के लेखों को छापते रहे हैं, उनका संपादन करते रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि आप इस कला से भी बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ मंगलेश जी की एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हालाँकि वो थोड़ा-सा विषयांतर है, लेकिन मंगलेश जी बहुत संगीत सुनते थे और जो मेरा लिखना जनसत्ता में प्रारंभ हुआ, उसके पीछे एक छोटी-सी घटना है कि मंगलेश जी के पास आमिर खान साहब का बहुत लाइव म्यूज़िक अ, पड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत जगह से उसको कलेक्ट किया था और उनके लाइव कॉन्सर्ट्स थे। कैसेट्स वगैरह आमिर खान के तो हमारे पास सब थे, हम सुनते थे। लेकिन उनके लाइव कॉन्सर्ट्स को सुनने की ललक हमेशा रहती थी। और क्योंकि मेरे को पता चला कि मंगलेश जी के पास उसका बहुत बड़ा खजाना है, तो मैं मंगलेश जी के पास ये कहने गई थी कि मंगलेश जी मुझे आप अ, ये आमिर खान साहब के जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, ये किस प्रकार से मैं सुन सकती हूँ या मेरे साथ आप उनको शेयर कर सकते हैं। उस समय शेयरिंग इतना आसान नहीं था जैसा आज हो रहा है। उस समय तो एक कैसेट, डबल कैसेट प्लेयर में एक कैसेट चलाई जाए और फिर उसके बाद में उसको दूसरे कैसेट में कॉपी किया जाए। तो ये वही कर सकता था जिसके पास वो ओरिजिनल कैसेट हो और फिर वो कैसेट जो है वो मुझे मिले। तो ये बात मैं जब मंगलेश जी से कहने के लिए गई तो मंगलेश जी ने मेरे से कहा कि आप मेरे लिए लिखिए जनसत्ता में, जब आप लिखेंगी तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग आमिर खान साहब की शेयर करूँगा। और मैं इस लोभ में कि आमिर खान साहब की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और फिर बाद में अली अकबर खान साहब की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मुझे दी, मतलब कैसेट रिकॉर्ड कर कर के दी। मैं जनसत्ता में लिखने लगी थी। तो यहाँ से मेरा लेखन प्रारंभ हुआ था। और बाद में फिर मंगलेश डबराल जी का भी संगीत प्रेम मुझे दिखाई देता था जब वो मेरे लेखों को संपादन करते थे। और यही बात मेरे को प्रयाग जी आपके संपादन में भी दिखाई दी कि आप इतना अच्छा संगीत के लेखों को संपादन करते रहे कि मेरे को लगातार मैं आपके लिए लिखती रही, क्योंकि
वरना बहुत मुश्किल होता है कि आपका एब्रप्टली कहीं पर लेख अचानक से कट जाए, या कि जो चित्र जा रहे हैं वो दूसरे चले जाएँ, तो वो लेख लिखने का जो सारा आनंद है वो सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा मेरे को ऐसा ऐसा कभी व्यवधान आपके साथ नहीं आया, और आपने इतना अच्छा संगीत के लेखों को संपादन किया, इसके लिए फिर मैं आपके लिए को शुक्रगुज़ार हूँ और बधाई भी देती हूँ। यहाँ पर अर्पण जी, मैं अपने अर्पण जी, आप एक बार प्रकट होइए। जी, जी, मैं बना हुआ हूँ। हाँ, मैं तो बना हुआ हूँ। अर्पण जी। अर्पण जी, आप मेरे कुछ लेख दिखा रहे हैं या मैं अपने एकेडमिक उपलब्धि की बात करूँ? आप पहले एकेडमिक उपलब्धि की बात करें, एंड में अच्छा, हम लोग कुछ लेख दिखाएँगे। जी, जी। ठीक है। जी। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही एक सुखद अपने बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं 2018 में मुझे पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी ने सीनियर प्रोफ़ेसरशिप को अडॉप्ट किया है, तो मैंने वहाँ जाके पता लगाया कि किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जब मैं अप्लाई करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपके 10 चुनिंदा आर्टिकल्स होने चाहिए, रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, जिनको कि आप प्रेज़ेंट करेंगे और फिर वो रेफ़रीज़ के पास जाएगा और फिर उसके बाद में एक्सपर्ट्स के पास जाएगा। तो मैंने जो भी कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे थे, मेरी पुस्तकें थीं, मेरे सेमिनार में प्रेज़ेंटेशंस थे, लेकिन वहाँ शर्त ये थी कि आपको पत्रिकाओं में लिखे हुए, मतलब जर्नल्स में लिखे हुए लेख ही प्रेज़ेंट करने थे, और वो भी 10 चुनिंदा, जो कि काफ़ी अच्छे खासे बड़े हों और जिनके के अंदर अच्छा कंटेंट हो। तो मेरे को मेरे पास ज़्यादातर तो मैं, क्योंकि रंग प्रसंग और संगना के लिए लिखती रही, तो मेरे को समझ नहीं आया कि किस प्रकार से ये रिसर्च जर्नल्स माने जाएँगे कि नहीं माने जाएँगे। लेकिन तभी मेरे को बहुत सुखद अनुभूति हुई कि संगना को प्रयाग जी के प्रयत्नों से आईएसएसएन नंबर मिल मिल गया है। और क्योंकि रंग प्रसंग भी एक संपादक मंडल के थ्रू निकलता था, तो उसको भी पीयर रिव्यू जर्नल माना गया, और जिस तरह के स्तर के लेख थे, उन्हें भी बहुत स्तरीय माना गया। और मैंने जो 10 लेख अपने सीनियर प्रोफ़ेसरशिप के लिए प्रस्तुत किए, उसमें से 6 लेख, 3 संगना के और 3 रंग प्रसंग के मैंने दिए, और 6 से भी शायद 1 ज़्यादा, 7 लेख मेरे गए संगना के और रंग प्रसंग के। और उन लेखों के आधार पर प्रयाग जी मुझे सीनियर फेलोशिप मिली। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीनियर फेलोशिप जो है वो सीनियर प्रोफेसरशिप मिली, और सीनियर प्रोफेसरशिप हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2018 जुलाई में अडॉप्ट किया गया, और मेरे को 2018 जुलाई से ही मुझे सीनियर प्रोफेसरशिप मिली, और उसके पहले के 10 साल के काम को उन्होंने देखा। तो मेरे 2008 से लेकर 2018 तक के जो मेरे लेख थे, उनको उनमें से बेस्ट मैंने 10 निकाल कर और वहाँ सबमिट किए थे, और आउट ऑफ विच 7 जो थे वो प्रयाग जी के संपादन में निकले हुए थे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की तो मैं पहली सीनियर प्रोफेसर बनी ही, बल्कि मुझे लगता है कि जो हमारे देश के दूसरे विभाग भी हैं, जहाँ पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही सीनियर प्रोफेसर की स्कीम को अडॉप्ट किया गया है, और इसका जहाँ तक मुझे जानकारी है,
दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी सीनियर प्रोफ़ेसर बनने वाली मैं ही हूँ पहली। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति है कि जो लेख मैंने प्रयाग जी के संपादन में लिखे और जिन लेखों को लिखने के लिए प्रयाग जी ने लगभग मुझे मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरह से झिंझोड़ा कि आप लिखिए, लिखिए, हमारे लिए लिखिए, और फिर प्रेरणा भी दी, इंस्पायर भी किया, ये भी समझाया कि क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। वो लेख अल्टीमेटली मुझे इतनी बड़ी एक पोजीशन दिलवाएंगे, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, क्योंकि 2008 से लेके 2018 तक के जो लेख लिखे हैं मैंने, वो मैंने वहाँ प्रस्तुत किए। और 2008 में जब हम लिख रहे थे या 2010 में जब हम लिख रहे थे प्रयाग जी के लिए, तब उस समय हमें मालूम नहीं था कि ये लेख जो है बाद में जाके मुझे एक इतनी बड़ी पोजीशन दिलवाएंगे। तो ये भी एक बहुत इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ प्रयाग जी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस तरह से बार-बार मेरे को लेख लिखने के लिए नहीं कहते और मेरे से लिखवाते नहीं, तो शायद मैं इतना कार्य नहीं करती, इतना शोध कार्य भी नहीं करती। और फिर उसके बाद में हाँ, अब देखिए ये संगना का ये अंक है। अर्पण जी सबसे पहले संगना ही दिखा रहे हैं। तो जी, जी। संगना का ये अंक है और इसमें मैंने लिखा है एक लेख जो कि लंगा जाति के कलाकार, राजस्थान के लंगा जाति के कलाकार हैं। वो जो उनका एक सेक्ट है सुरनाया लंगा, वो सिर्फ फूंक के वाद्य बजाते हैं। तो ये बात मैंने इसमें इसके उनके फूंक के वाद्यों का मैंने ये इसमें जिक्र किया है। और उन्होंने देखिए इसका कैप्शन कितना सुंदर दिया, मरुस्थल को गुंजाने वाले वाद्य। अब मेरे मन में शायद ये कैप्शन नहीं आ सकता था, मैं तो सिर्फ यही लिख सकती थी कि लंगा कलाकारों के सुशील वाद्य। लेकिन उन्होंने देखिए एक कविता की तरह इसमें इसको लिख दिया, एक कवि हृदय का कैप्शन है ये, मरुस्थल को गुंजाने वाले वाद्य। मतलब मरुस्थल में जो जो गूंज उत्पन्न कर, ये देखिए ये उन्होंने साथ में चित्र दिया है, ये अलगोजा का चित्र है। तो ये जितने भी फूंक वाले वाद्य लंगा जाति के कलाकार बजाते हैं, वो सुरनाया लंगा उनका सेक्ट है, उसका नाम है। और वो सिर्फ फूंक वाले वाद्य बजाते हैं, वो गाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी ताल वाद्य का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इस लेख में मरुस्थल को गुंजाने वाले वाद्य प्रयाग जी का कैप्शन है। इसके इसमें ये देखिए शहनाई है, उसको वो लोग सुरनाई कहते हैं और इसीलिए उनको सुरनाया लंगा ही कहा जाता है। वाह! तो अच्छी जानकारी साथियों हमें मिल रही है सुनीरा जी के माध्यम से, और यह भी उद्देश्य ही है किसी एकाग्र का। इसके बारे में भी बताएं, यह भी राजस्थान का ही मोरचंग है है, मूर्छना? ये मोरचंग है, मोरचंग। जी, जी, जी। मोरचंग बजाते हैं वो, और सुरनाया लंगा जो है मोरचंग बजाते हैं। और जी, इसी से वो एक तरह से ताल का भी वाद्य, ताल का भी काम करते हैं, क्योंकि इससे जो आवाज आती है वो ता, वो ताल भी इससे चलता रहता है पीछे। जी। हाँ जी। और यही उद्देश्य भी है सुनीरा जी कि किसी हाँ एकाग्र के माध्यम से जब अलग-अलग लोग शामिल होते हैं, तो वे फिर अपने अनुशासनों की भी बातचीत करते हैं। तो जी इससे जी। एक वैविध्य बना रहता है। हाँ बेशक यह एकाग्र प्रयाग शुक्ल जी पर है, हाँ जिसमें लेकिन इसमें जिस तरह से वैविध्य है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम संगीत से जुड़ी बातें भी कर रहे हैं, जी नृत्यांगनाओं पर बातचीत कर रहे हैं, कविता, नाटक, कहानी, कई विधाओं पर चर्चा हो रही है, पत्रकारिता और तमाम विधाओं पर। जी जी। एक प्रतिक्रिया मैं ले रहा हूँ कमल नयन जी की। वे हाँ। लिख रहे हैं, प्रयाग शुक्ल जी के प्रोत्साहन और सौजन्य से आपके लिए लिख रहे हैं, और अनेक अन्यों की लेखकीय प्रतिभा को निखारने बढ़ने का अवसर मिला। यह कला जगत को उनकी महत्वपूर्ण देन है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कमल कमल आप, क्योंकि ये बात जो है मैंने बताई आपको कि किस तरह से उन्होंने इंस्पायर किया। कई बार वो कई बार मैं कहती थी कि अभी क्या लिखूँ मैं प्रयाग जी, तो वो मुझे कई बार एक इस प्रकार की एक छवि देते थे कि इस तरह से कुछ लिखिए। अब जैसे उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन में लिखो, अब ये बात मतलब किसी के लिए एक साधारण हो सकती है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई क्योंकि मैंने वाक़ई में लेख लिखा ट्रेन में एक, और वो लेख जो है समय पर छप गया। इसी तरह से उन्होंने मुझे कहा कि लोकवाद्यों पर लिखो, तो आप लोक की तरफ आप लोकवाद्यों पर लिखिए, बहुत ही मीठा बोलना प्यार से और इतना कम बोलना। ये प्रयाग जी की एक ख़ासियत है कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत धीमे बोलते हैं। मैंने कभी उनको बहुत नाराज़ होते हुए नहीं देखा, हालाँकि मैं उनके ऑफ़िस में काफ़ी समय बैठी रही। तो मेरे लेखों को उन्होंने बहुत पसंद किया और उनको एज़ इट इज़ छापा, बहुत कम संपादन के साथ छापा। इन सब बातों के लिए तो मैं ख़ैर उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हुई ही। अब रंग और प्रसंग में देखिए आपने भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों के वाद्यों पर भी लिखा। हाँ, रंग एक्चुअली हुआ प्रसंग ये था कि प्रयाग जी ने मेरे से कहा कि सुनीता जी इस बार हम अपना जो ये रंग प्रसंग निकाल रहे हैं ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों के ऊपर निकाल रहे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके ऊपर केंद्रित है, तो आप भी हमारे लिए कुछ इस प्रकार लिखे। तो फिर मैंने पूर्वोत्तर प्रदेशों के वाद्यों के ऊपर लिखा। उसमें मैंने मणिपुर के वाद्य लिए, मैंने मेघालय के वाद्य लिए, मैंने असम के वाद्य लिए, मैंने त्रिपुरा के वाद्य हैं, उसमें नागालैंड के वाद्य हैं। ये सारे वाद्यों को मैंने एक जगह समेट के और लिखा है। इसमें बहुत सारी मेरी अपनी इकट्ठी की गई सामग्री है और कुछ मैंने पुस्तकों से लिया है। तो जी, ये जो ये भी बहुत अच्छा लेख है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ेगा तो उसको पूर्वोत्तर के वाद्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। ये जी, बाँसुरी पर लेख है, जो कि बहुत बड़ा है और ये बाँसुरी का लेख जो है ये मैंने अपने सीनियर प्रोफ़ेसरशिप के लिए मैंने प्रस्तुत किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेख है। इसके जी, साथ में बिल्कुल। रघुनाथ सेठ जी का इंटरव्यू भी है। जी, जी। हाँ। और बांसुरी में जो विभिन्न बांसुरी वादक हैं, उनके चित्रों के साथ ये इस चित्र तो आलेख ये जी, तो चित्र तो उन्होंने ही लगाए, पन्नालाल घोष जी हाँ, का है, ये जी, जी। जो उनका जी, जी। चित्र है, तो इसमें टीआर तमाम लोग हैं, महालिंगम का। जी, टीआर टीआर महालिंगम। महालिंगम जी, जी। हाँ, जी, 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 तो इस तरह से एक संपादक के रूप में जी। प्रयाग शुक्ल निरंतर कोशिश करते रहे हुँ, कि विभिन्न अनुशासनों के लेखकों को जोड़ा जाए और उनसे बेहतर से बेहतर काम लिए जाएँ। और जब वे किसी मुश्किल में राइट। हों या हुँ, सफ़र में हों, हुँ, तो जी। उन्हें हम किस तरह से बताएँ और उनसे तय समय सीमा के भीतर भी कैसे काम करा लें, जिसमें जी, आपने वो उदाहरण हाँ दिया। जी, वो हाँ, मुझसे ये भी कह सकते थे कि नहीं सुनीता जी हमारा तो टाइम फ्रेम यही है, हमें तो लेख बहुत जल्दी चाहिए। ये कहने के बजाय उन्होंने मुझे एक एक बहुत समझदारीपूर्ण एक राय दी कि आप ट्रेन में क्यों नहीं लिखती हैं? मतलब उन्होंने अपनी बात इस तरह से मेरे सामने रखी कि वाह! मुझे भी ये लगा, तो ये एक सकारात्मकता भी कही जा सकती है इसको कि जी, बजाय ये कहने बिल्कुल। के कि नहीं सुनीता जी हमको तो लेख जल्दी चाहिए और आपको मतलब मेरा टाइम फ्रेम ये है, बजाय ये कहने के, उन्होंने मुझे उन्होंने ये दोनों कहा काम कर लिए। दोनों उन्होंने काम दोनों करवा काम कर लिए। लिए। समय सीमा के भीतर हाँ, पत्रिका भी निकाल ली और जी, आपसे आलेख भी तैयार करवा लिए। बिल्कुल और आप और ये आप देखिए कि मैं उसके लिए उनकी शुक्रगुज़ार भी हो रही हूँ। मतलब आप ये देखिए वो तो कि खैर क्योंकि अच्छी बात। उन्होंने मेरे को एक नई चीज़ दी, क्योंकि उसके जी, बाद में मैंने काफ़ी काफ़ी लेखन किया ट्रेन में। जी, मुझे कभी-कभी जब जब भी मुंबई आना पड़ता था ट्रेन में अब फिर उसके बाद तो मैंने अपनी प्लेन की यात्रा में भी लेख लिखे हैं। जी। वाह! क्योंकि मतलब कम समय होता था तो कुछ नोट्स करने लिखने हैं या पॉइंट्स बनाने हैं या कुछ सोचना है, तो उसके लिए मैं एरोप्लेन पर भी बैठ के और जी, मतलब पॉइंट्स नोट करने लग गई। क्योंकि हमारे पास समय तो सीमित है, तो हाँ जी। कैसे हम एक-एक पल का इस्तेमाल कर सकें,
हाँ, किसी भी जी, साधन से हों, तो वहाँ जी। उसको हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हुँ, एक प्रतिक्रिया ले रहा हूँ स्मिता शर्मा जी की। अच्छा। वे उनका कहना है कि आपके ऐसे रोचक संस्मरणों को साथ बैठ, झीलों के किनारे बैठ सुन-सुन, कहीं कहीं जाने अनजाने हम भी प्रभावित हुए कि मेडिकल पढ़ते हुए भी शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि, साहित्य, गे जी के लेखों की चर्चा हमने कमल नयन जी से, दिगराज जी से, मधुबिना व्यास, सुखवाल जी से, हमसे सबसे संबंधित हैं और आप उनकी नज़दीक मित्र रही हैं। हुँ, उन सभी के सानिध्य में बैठकर हमने जाना। जी, ते जी, जी। इस तरह से तो इनकी तो प्रतिक्रिया। जी। हाँ, और प्रयाग शुक्ल जी आपको याद दिला रहे हैं कि घुंघरू पर आपने कितना सुंदर लिखा था। घुंघरू पर लेख लिखा था जी, और ये घुंघरू पर लेख लिखने के लिए भी प्रेरणा प्रयाग जी की थी। जब मैंने सोचा कि घुंघरू पर लिखूं तो मुझे समझ नहीं आया कि घुंघरू पर मैं लेख लिखूंगी तो कितना बड़ा लिख पाऊंगी। लेकिन आप देखिए देखिए कि जब मैं बात करने लगी घुंघरू पर, तो अ, ऐसे तो वो घन वाद्य है, तो मतलब उसका मेटल का बना हुआ है जिसको कि हम घन वाद्यों की श्रेणी में रखते हैं। उसको हम ट्यून भी नहीं कर सकते, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, जो बन गया बस वो बन गया। तो इस प्रकार से वो एक घन वाद्य की श्रेणी में आता है, और इतना छोटा सा एक वाद्य है जो डेकोरेशन पीस भी है, और मंदिरों में भी रखा जाता है, मंदिरों में भी काम आता है। लेकिन जब मैं लिखने लगी तो मेरे दिमाग में ये आया कि घुंघरू का सबसे उच्च स्थान एक नर्तक के पैरों में है, वाह! क्योंकि वहाँ वो घुंघरू जो है वो एक माध्यम बन जाता है कला का अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। और वो जो और वो भी सर्वोपरि है एक कथक नृत्यकार। कथक नृत्यकार के पैरों में जब घुंघरू होता है तो चाहे उसके एक पैर में 500 घुंघरू बंधे हों या 1000 घुंघरू बंधे हों, वो उन सबकी आवाज को कंट्रोल करते हुए हमें एक घुंघरू की आवाज भी सुनाता है। ये आपने सभी कलाकारों को सुना होगा, बिरजू महाराज, और वो जो जयपुर घराने के कलाकार, क्या नाम है उनका, जयपुर घराने के कलाकार, अभी अभी राजेंद्र गंगा, हाँ? दुर्गा लाल जी को हमने सुना है, राजेंद्र गंगानी जी को हमने सुना है, और इसके अलावा हमने बहुत सारे और कलाकारों को सुना है। तो मैं राजेंद्र गंगानी जी की क्लास में चली गई। राजेंद्र गंगानी जी से मैंने बात की और मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि आपके जीवन में घुंघरू का क्या स्थान है। और जिस तरह से उन्होंने अपना बताया घुंघरू के बारे में, वो जब मैं सुनने लगी और उनके विद्यार्थियों से जब मैंने बात की, तब मुझे पता चला कि वास्तव में घुंघरू एक वाद्य ही है और एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो उसके आधार पर मैंने फिर वो अपना आलेख तैयार किया। जी। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें तैयार हो गई, अच्छी हो गई, और कुछ कार्य सामने आ गया। आपकी आवाज़, आपका आपको अनम्यूट करिए। जी, जी। अर्पण जी। जी, हाँ। मैं कह रहा हूँ जी, कि संपादक का यह एक बड़ा योगदान होता है किसी जी, लेखक के प्रति, कि कैसे वह उसे उकसा कर इतने सारे काम करवा लेता है। जी, 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 जी। और आप स्वयं और आप जैसे कई और लेखकगण, कई कलाकार मित्रगण इसके उदाहरण हैं। प्रयाग शुक्ल जी ने चाहे संगना हो या रंग प्रसंग हो या अन्य जगहों पर भी वे रहे, तो वहाँ लोगों से नवभारत टाइम्स में रहे, तो उन जगहों पर विभिन्न लोगों को जोड़ते हुए, उनके भीतर की प्रतिभा को पहचानते हुए कई तरह के असाइनमेंट से जोड़ते रहे वे। और आपके उस घुंघरू वाले लेख के लिए लिख रहे हैं प्रयाग शुक्ल जी कि बहुत सुंदर आलेख था वह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत-बहुत। और मित्रों, काफी अच्छी चर्चा रही और हम इस अवसर पर कुछ और काम साझा कर लेते हैं। सुनीरा जी का, उनकी कुछ किताबों को एक बार यहाँ पर देखते हैं। इसके बहाने हम इनके कामों को भी कुछ और
सघनता के साथ समझ सकेंगे और एक कलाकार कैसे अपने क्षेत्र को लेकर समर्पित रहता है, कुछ न कुछ ये उसमें। चित्र है, रुद्रवीणा का स्केच है, जी, जो कि और ये दिलरुबा का स्केच है, जो मेरे क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किताब के अंदर है। जी, ये संगना का विशेष अंक है, जो पंडित रविशंकर जी की जन्म शताब्दी पर निकाला गया, और इसकी मैं गेस्ट एडिटर रही। और जी, इसके इसके एडिटिंग से पहले मैंने प्रयाग जी को फ़ोन करके और उनके उनके आशीर्वाद की उनसे अभिलाषा की थी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि संगना को कि इसके गेस्ट एडिटिंग को मैं ठीक तरह से कर पाऊँ। क्योंकि इतना जल्दी में मुझे ये काम उन्होंने सौंपा, संगीत नाटक अकेडमी ने मेरे को जनवरी में ये काम दिया, और उन्होंने कहा कि मार्च मेरे को हम 7 अप्रैल को तो उनको ये पूरा करके इसका विमोचन करना था, क्योंकि पंडित जी की जन्म शताब्दी थी और उनका जन्म 7 अप्रैल को हुआ था। तो आप ये देखिए कि फ़रवरी, मार्च सिर्फ़ 2 महीने में मेरे को ये काम कंप्लीट करना था, और ईश्वर कृपा से ये काम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये 250 पेजेस की ये संगना मैगज़ीन बनी, ये विशेषांक बना, और इसमें जितने भी कई कलाकार, बहुत दिग्गज कलाकार और पंडित जी के अधिकांश जो शिष्य रहे, उन्होंने अपने आलेख उसमें दिए हैं। तो ये कार्य शुरू करने से पहले मैंने प्रयाग जी को फ़ोन करके और कहा था कि आप आशीर्वाद दीजिए कि ये काम ठीक से हो जाए। संगना को बहुत ऊँचाइयों तक अ, पहुँचाया इन्होंने, प्रयाग जी ने, और उसको आईएसएसएन भी मिला, आईएसएसएन नंबर मिला। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संगीत की मैगजीन्स को आईएसएसएन मिलना या कि उसका पीयर रिव्यू होना, ये अभी बिल्कुल शुरुआती बातें हैं। जो साइंस वगैरह के जर्नल्स हैं, वो तो बहुत पहले से ही आईएसएसएन होते हैं और पीयर रिव्यूड होते हैं, लेकिन ये संगीत और दूसरी कलाओं के लिए ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्रयाग जी ने बहुत ही ऊंचे स्तर तक संगना को पहुंचाया। जी। शुक्रिया सुनीरा जी, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी चर्चा संभव हो सकी। और जब आप बोलेंगी तो संगीत को लेकर कई ऐसी जानकारियां होंगी जिससे साहित्य के लोग और दूसरे फील्ड के लोग भी लाभान्वित होते हैं। जो मित्र लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक रिवीजन जैसा हो जाता है। बहुत अच्छी जी, ये बातचीत रही। हमेशा ही ऐसा रहा कि प्रयाग जी ने मुझे हर चीज़ में जोड़ा, जो सेमिनार किया उसमें भी जोड़ा, और इसके अलावा जैसे कि पत्रिका में भी हर हर समय मेरे से आलेख लिखवाया। वहाँ उनके ऑफ़िस में भी मैं जाती थी, तो वो दूसरे लोगों से भी मेरे को मिलवाते थे। तो इससे ये हुआ कि साहित्य के और नाटक के काफ़ी लोगों को मैं जानने लगी, और वो लोग भी ये जानने लगे कि हाँ, संगीत के क्षेत्र में कुछ कार्य करने वाले ये हैं। तो ये इसका भी मुझे बहुत लाभ मिला आगे के जीवन में। जी। और मित्रों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को, इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तमाम लोग इस कड़ी के साथ जुड़े, इस एकाग्र को इतना पसंद कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। सुनीरा जी, एक बार पुनः आपका धन्यवाद कि आप समय निकाली और यह एक संगीतमय संवाद आपके कारण संभव हो सका। नमस्कार। मैं भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ अर्पण कुमार जी आपका, और मैं अपना अभिवादन देती हूँ प्रयाग जी को। वो बहुत स्वस्थ रहें और बहुत अच्छा कार्य अभी और उनके द्वारा संपन्न हो, और हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, तो हम हम भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ। मैं सबको, जो लोग अब इस सीरीज़ के साथ जुड़े हैं,
और जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सबका अभिवादन करती हूँ। नमस्कार। जी, शुक्रिया, नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।